लेकिन आज की राजनीति के दो नए शब्द हैं, मर्यादा और मजबूरी। और आज अरविंद केजरीवाल की राजनीति इन्हीं दो शब्दों से घिरी हुई है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि अब जब अरविंद केजरीवाल ने इतनी आलोचना और इतने दबाव के बावजूद 6 महीने तक जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो वो जेल से बाहर आते ही अब इसके लिए तैयार क्यों हो गए। सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जब जेल में चले गए तब इस्तीफा नहीं दिया, उसके बाद जब उनकी बेल रिजेक्ट हुई तब इस्तीफा नहीं दिया। तो अब जबकि उन्हें बेल मिल चुकी है, वो बाहर आ गए हैं, अब इस्तीफा देने की क्या आवश्यकता पड़ी। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को कल शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है और इसी दौरान केजरीवाल अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंपेंगे और इसी के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों की एक बैठक की जाएगी जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाएगा कि जब अरविंद केजरीवाल इस कुर्सी को छोड़ देंगे तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नए मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों की सहमति से होगा, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके नाम पर अरविंद केजरीवाल अपनी सहमति देंगे। यानी विधायक दल की बैठक बुलाना और उनसे उनकी राय जानना, यह तो एक औपचारिकता है। अरविंद केजरीवाल अब तक ये सोच चुके होंगे कि वो अगला मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे। अब तक उनके दिमाग में वो नाम आ चुका होगा, लेकिन अभी हमें और आपको नहीं पता, लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि कल वो किसे मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर 2 बड़ी बैठकें की है, जिनमें पहली बैठक केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा के बीच हुई जो 1 घंटे तक चली। दूसरी बैठक आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हुई, जिसमें केजरीवाल ने एक-एक करके इस कमेटी के सभी सदस्यों से मुलाकात की और उनसे उनके मन की बात पूछी। उनसे पूछा कि वो किस नेता को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। और इस कमेटी में कौन कौन है, देखिए। इसमें है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, आतिशी, गोपाल राय, इमरान हुसैन, राघव चड्ढा, राखी बिरलान, पंकज गुप्ता और एन.डी. गुप्ता। ये इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं। इनसे केजरीवाल ने पूछा कि अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पहली बार दिसंबर 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे और तब से दिल्ली को कोई नया मुख्यमंत्री नहीं मिला है, हर बार वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन कल दिल्ली को 11 वर्षों के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसके लिए 5 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इनके नाम सबसे ज्यादा चल रहे हैं। और अब आप सोचिए, अगर जैसा मैंने आपसे कहा, अगर वो कैलाश गहलोत को या किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिससे उन्हें हरियाणा में फायदा हो सकता है, मान लीजिए अगर कैलाश गहलोत को भी बनाते हैं और कैलाश गहलोत की वजह से कुछ जाट वोट हरियाणा में कांग्रेस की बजाय अगर आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाते हैं, तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इसलिए यह भी बहुत देखने वाली बात होगी कि अगर आम आदमी पार्टी सक्रिय होती है हरियाणा के चुनाव में, तो कहीं वो बीजेपी का फायदा तो नहीं करा रही, क्योंकि जितने वोट इस बार बटेंगे हरियाणा में, खास तौर पर जो बीजेपी विरोधी वोट जितने ज्यादा अलग अलग पार्टियों में बटेंगे, उतना ही फायदा बीजेपी को होने वाला है। अब आप ये देखिए कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है। आपके मन में भी यह सवाल जरूर होगा कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो इस्तीफा दिया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और बीजेपी का कहना तो यह है, क्योंकि उन्हें इतनी सारी शर्तों के साथ ये जमानत मिली है, वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा नहीं सकते, फाइल पर साइन नहीं कर सकते, वो ये बात जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हट रहे हैं। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। इसके पीछे एक रणनीति हो सकती है, इसके पीछे अपनी छवि चमकाने की एक कोशिश हो सकती है, अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता की सहानुभूति लेना चाहेंगे। वो त्यागपत्र देने में एक्सपर्ट हैं, रिजाइन करने में, इस्तीफा देने में एक्सपर्ट हैं, पहले भी वो ये काम कर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने किया है। वो एक ऐसे नेता हैं जो सत्ता में रहते हुए भी विरोधी पक्ष के नेता की तरह व्यवहार करते हैं। सत्ता में बैठे हुए हैं
लेकिन उनका व्यवहार होता है विपक्षी नेता की तरह। अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर भी बैठ सकते हैं और अपनी ही सरकार से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसलिए लोगों के मन में कैसे सहानुभूति पैदा करनी है, ये केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है, इसका विश्लेषण क्या है? पहली बात, अगर आपराधिक मामलों में दोषी साबित होने का फैसला अदालतों की बजाय चुनावों में जीत से होने लगेगा, तो फिर हमारे देश में अदालतें होने का मतलब ही क्या है? आप खुद सोचिए, क्या इस देश में शराब घोटाले के बाकी आरोपियों का या दूसरे बड़े अपराधियों को भी यह विकल्प दिया जाएगा कि वो चुनावों में जनता के वोट लेकर दोष मुक्त साबित हो जाएं? और अगर ऐसा है तो क्या फिर हमारे देश में अदालतों को फिर बंद कर देना चाहिए? ऐसे जो मामले होते हैं, फिर इनमें जो बड़े बड़े अपराधी हैं उन्हें लेकर जनता में बहुत सारे जो नेता हैं वो तो चुनाव लड़ लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे और कहेंगे कि देखिए जनता ने हमें ईमानदार मानकर सर्टिफिकेट दे दिया, अब फैसला हो चुका, अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। दूसरी बड़ी बात यह है वहां पर कि जो अपराधी नेता नहीं है, फिर वो भी यही कहेंगे कि भाई हमारे बारे में भी जनता के बीच जाकर आप कोई ओपिनियन पोल कर लीजिए, हमारे गांव में चले जाइए, हमारे मोहल्ले में चले जाइए, हमारे शहर में चले जाइए, हमारे राज्य में चले जाइए और हमारे शहर के लोगों से पूछ लीजिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक ओपिनियन पोल कर लीजिए। अगर हमारे शहर के गांव के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब हम ईमानदार हैं। फिर तो एक दिन विजय माल्या भी यही कहेंगे कि मैं भारत आ जाऊंगा, आप मेरे इलाके के लोगों से पूछ लीजिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो दूसरे बड़े अपराधी हैं, नीरव मोदी भी एक दिन यही कहेंगे कि मैं भी भारत आ जाऊंगा, आप मेरे बारे में एक ओपिनियन पोल करवा लीजिए कि भारत की जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। दूसरे जो बड़े बड़े अपराधी जेलों में बंद हैं, वो भी यही कहेंगे कि हमारे बारे में आप जरा हमारे क्षेत्र में लोगों से जाकर एक जनमत संग्रह करवा लीजिए और फिर देखिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। तो फिर अदालत में जो मामले चल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है कि अदालत आपको दोषी ठहराती है या आपको क्लीन चिट देती है? तो केजरीवाल जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, उससे दूसरे अपराधियों को बड़ा बल मिलेगा, दूसरे नेताओं को बड़ा बल मिलेगा और अब इसके बाद कोई इस्तीफा नहीं देगा और लोग यही कहेंगे कि अदालत की बात पर मत जाइए, जनता की अदालत में चले जाइए और वहां से क्लीन चिट ले लीजिए। अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक 2 सुपरहिट वीडियो दिखाएंगे। इनमें एक वीडियो अहमदाबाद और गांधीनगर का है, जो आज का है, और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आज उन लोगों को बड़ी निराशा होगी जो ये सोचते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कुछ कमी आई है। आज गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी कई मकानों की छतों पर पहुंच गए, जहां सौर ऊर्जा से जुड़ी एक योजना के तहत सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें खींचने के लिए अलग अलग मकानों की छतों पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग आ गए। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद से भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन भी किया, जिसकी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस रेल का न्यूनतम किराया 30 रुपए और अधिकतम 455 रुपए होगा। अब जरा आप तस्वीरें देखिए। अब दूसरा वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के घर का है, जहां वो एक नन्ही सी गाय के साथ खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और ये उनके घर में नई मेहमान है। और इस वीडियो के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर समर्थक बेहद खुश हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि वो कौन से कट्टर समर्थक हैं और वो क्यों खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो से 4 बातें पता चलती हैं। पहली बात, इससे प्रधानमंत्री मोदी का जो कोर वोटर है, जो उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे के लिए बहुत पसंद करता है, वो वोटर इन तस्वीरों को देखकर
एक गाय के साथ ऐसी तस्वीरों को देखकर बेहद खुश हुआ है लंबे समय के बाद। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो में यह भी बताया कि देश के प्रधानमंत्री का धर्मनिरपेक्ष होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा हो, जैसा कि पहले के प्रधानमंत्री किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी अपने हिंदू होने पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। वो सार्वजनिक तौर पर हिंदू धर्म का पूरा पालन करते हैं। जब व्रत रखना होता है तो व्रत रखते हैं। गाय को अपने घर में पालकर रखते हैं, आपने देखा होगा। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर जाकर उन्होंने गणेश पूजा भी की थी। इसलिए हिंदू होने पर वो बैकफुट पर नहीं जाते। इसलिए उनका जो कोर वोटर है, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हें पसंद करता है, वो इससे बड़ा खुश हुआ है और बहुत प्रभावित है। 1000 क्या कुछ सैकड़ों वर्षों पहले तक भी अगर आप जाएंगे तो भारत के हर घर में गाय जरूर हुआ करती थी। भारत का हर परिवार गौ सेवा करता था। लेकिन अब भारत में यह परंपरा समाप्त हो रही है। आज पालतू जानवरों की सूची में सबसे ऊपर हमारे देश में, तो यहां आपके लिए जानना जरूरी है, हमारे देश में लोग पालतू जानवरों को तो पालते हैं अपने घर में, लेकिन किसको पालते हैं? सबसे ऊपर कुत्ते हैं, जिन्हें 34% भारतीय परिवारों ने अपने घर में पाला हुआ है। इसके बाद 20% परिवारों ने बिल्ली को पाला हुआ है। 14% परिवारों ने कबूतर, कोई चिड़िया या तोते को पाला हुआ है। 9% परिवारों ने खरगोश पाला है। 10% परिवारों ने गोल्ड फिश और 4% परिवारों ने चूहे और सांपों को भी पाला हुआ है। लेकिन गाय भारत के 10 शीर्ष पालतू जानवरों में नहीं आती। और इसका कारण यह है कि हमारे देश में गाय को मां का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही गौ सेवा को और गोपालकों को पिछड़ा हुआ, अशिक्षित और कट्टर हिंदू मान लिया जाता है। और इस छवि की वजह से बहुत सारे लोग अब गौ सेवा करने से पीछे हट जाते हैं। इसलिए आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जिस नस्ल की गाय अभी हमने आपको दिखाई है, अगर आप चाहें तो इन गायों को आप अपने घर में पाल सकते हैं, आप गौ सेवा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी के सामने शर्मिंदा होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। गर्व से इन गायों को अपने घर में पालिए, इनकी तस्वीरें लीजिए, इनके वीडियोस बनाइए, इंस्टाग्राम पर डालिए, सोशल मीडिया पर डालिए और बताइए कि हम अपनी गायों से बहुत प्यार करते हैं। ये गाय हमारी मां जैसी तो हैं ही, लेकिन ये हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप भी अपने घर में ऐसा वीडियो बना सकते हैं। हमारे अगले विश्लेषण की शुरुआत अब हम इन तस्वीरों से करेंगे, जो एक दिन पहले कोलकाता से आई है। कोलकाता में कल बारिश के दौरान आरजी कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। यह बारिश भी उन्हें रोक नहीं पाई। वहां प्रदर्शन के दौरान चारों तरफ छाते ही छाते नजर आ रहे थे, क्योंकि तेज बारिश पड़ रही थी। लेकिन ये जो डॉक्टर हैं, ये वहां से हिले नहीं। और आज भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इन डॉक्टरों के बीच एक बैठक हुई। और इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोग बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ काफी गंभीर हो गए हैं। और कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पूरा देश जाग चुका है। पूरे देश के लोग गुस्से में हैं और वो चाहते हैं कि अब इस तरह के जो रेप्स हैं, ये मर्डर हैं, महिलाओं के साथ ये जो इस तरह का सुलूक हो रहा है, अब ये रुकना चाहिए। आपको भी इन तस्वीरों को देखकर यही लगता होगा। लेकिन अब आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से पिछले 1 महीने में भारत के लोग इंटरनेट पर अब भी सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस ही देख रहे हैं। अगस्त के महीने में गूगल और यूट्यूब के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा एक पॉर्न वेबसाइट को ही सर्च किया है। इसके अलावा इंटरनेट पर टॉप 50 सर्चेज में 8 सर्च पॉर्न वेबसाइट्स के थे। और भारत के लोगों ने रील्स के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस को देखा था। 8 और 9 अगस्त की रात को जब कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ, फिर हत्या हुई, तब देश के लगभग सभी राज्यों में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन सोचिए, विरोध प्रदर्शन का क्या फायदा जब लोग इंटरनेट पर नौकरी नहीं खोज रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं खोज रहे, न्यूज वेबसाइट नहीं खोज रहे, उससे ज्यादा पॉर्न वीडियोस को देख रहे हैं और पॉर्न वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं। और इनमें भी पॉर्न वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से देखा जा रहा है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में मोबाइल फोन का भी, इस टेक्नोलॉजी का भी किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है।
अब आपको 960 करोड़ रुपए में बने एक ऐसे नेशनल हाईवे पर लेकर चलेंगे जिसे इस बार की भारी बारिश ने कोमा में पहुंचा दिया है। यह नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश के सिवनी में है, जो वहां के मशहूर पेंच टाइगर रिजर्व से गुजरता है और यह देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे है, जिसमें 28 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के निर्माण पर 960 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और सरकार ने कहा था कि इस हाईवे से जब कोई भी गाड़ी गुजरेगी तो उनका गाड़ियों का शोर जंगल में जानवरों को परेशान नहीं करेगा। शोर वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये साउंड प्रूफ हाईवे है। लेकिन इस बार की बारिश के बाद इस हाईवे में दरारें आ गईं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए और अब इस हाईवे पर 50 मीटर के एक हिस्से की मरम्मत चल रही है।